जय श्री राधे फ्रेंड्स। वह पर्ल को लेकर आगे बढ़ जाता है। वह सेल्स गर्ल थोड़े लटकते हुए मुंह के साथ खड़ी हो जाती है और उन्हें देखती है। वह हैरान थी कि इस आदमी ने एक नज़र तक उसे नहीं देखा, इग्नोर करके चला गया वहां से और सारे कपड़ों की बिलिंग करने के लिए वह ले जाती है। उसके बाद दर्श को वहां पर बैठा दिया जाता है। उसके सामने स्लीपर सैंडल का ढेर लग जाता है। पर्ल काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि सब उसे ही देख रहे थे। उसे इतनी अटेंशन पाने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। अपने होठों को दांतों के नीचे दबाकर वह काफी नर्वस होकर बैठी रहती है। तभी उसकी आंखें बाहर ही निकल जाती हैं जब वह देखती है कि दर्श नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके पैरों को अपने हाथों में लेता है। पर्ल हैरान होकर उसे देख रही थी। यहाँ तक कि स्टाफ मेंबर्स और बाकी सारे लोग भी हैरान होकर देख रहे थे। देखने में अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन लग रहा है। खुद अपने हाथों से इस लड़की के पैरों में स्लीपर सैंडल पहन आकर चेक कर रहा था कि अच्छे और कंफर्टेबल लग रहे हैं या नहीं। पहनने के बाद वो पर्ल की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें ये कंफर्टेबल लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वह कंफर्म करता है। हर एक जोड़ी उसके ऊपर सही लग रही है और कंफर्टेबल लग रही है या नहीं। पर्ल देखती है कि सब उसी की तरफ देख रहे हैं। शर्मिंदगी से उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। कई सारी लड़कियां तो काफी जेलस महसूस कर रही थी। पर्ल ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। मैं खुद पहन लूंगी। पर्ल ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, ये सब मत कीजिए, मैं पहन लूंगी खुद ही। पर्ल उसके हाथ से जैसे ही हटाने की कोशिश करती है, दर्श की आंखें डार्क हो जाती है और वह पर्ल की आंखों में देखता है। अचानक दर्श की डार्क आंखों को देखकर पर्ल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर वह तुरंत ही अपने हाथों को पीछे कर लेती है। दर्श को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं। अगर कोई देख रहा है तो किस नजरों से देख रहा है या कुछ भी, लेकिन पर्ल ने जैसे ही उसके हाथ को हटाने की कोशिश की, दर्श से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी आंखें डार्क हो गई। पर्ल पर सिर्फ उसका हक है और जहां चाहे जैसे चाहे पर्ल को छू सकता है, उसके करीब आ सकता है और वह उसे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। बहुत डार्क आवाज में दर्श ने बोला, दोबारा ऐसा मत करना। घबराहट के मारे पर्ल के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। वह अपना सलाइवा गटक लेती है और फिर चुपचाप बैठ जाती है। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। यह आदमी अगर उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो उसे चुपचाप ही रहना चाहिए, क्योंकि जब यह खतरनाक दिखाई देने लगेगा तो वाकई में बहुत डरावना लगता है। सारा सामान लेने के बाद दर्श पर्ल को लेकर होटल में चेकआउट करता है। दूसरी तरफ शुभी अपने ऑफिस में एंट्री करती है। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स खत्म करने के बाद उसे समायरा और पीयूष से मिलने के लिए जाना था। पीयूष ने उसे घर पर लंच के लिए बुलाया था। वह अपने ऑफिस में आराम से लैपटॉप खोलकर बैठी हुई थी और लैपटॉप में कुछ टाइपिंग कर रही थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। सुबह जो कि लैपटॉप देखने में बिजी थी, थोड़ा सा नजर घुमाकर फोन की स्क्रीन पर देखती है। जब स्क्रीन पर अगस्त्य का नाम फ्लैश होता है तो उसकी उंगलियां टाइपिंग बोर्ड पर रुक जाती हैं। कुछ सेकंड के पॉज के बाद वह फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से उसे अगस्त की आवाज सुनाई देती है, कम टू माई कैबिन राइट नाउ। शुभी ने जवाब दिया, अभी इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, आधे घंटे में आती हूँ। कुछ सेकंड तक उसने दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर फाइनली बस इतना सुनाई देता है, ओके। उसके बाद शुभी कॉल कट कर देती है। फिर वह लैपटॉप को भी बंद कर देती है और आराम से कुर्सी पर अपना सर लगा देती है। काफी ज्यादा सन्नाटा था कैबिन में भी और उसके अंदर भी। 18 साल से वह अगस्त से इस तरह से बिहेव कर रही थी और वह भी सुबह की कोल्डनेस को बर्दाश्त कर रहा था। उनके बीच यह सब देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। कितना कुछ बदल गया सिर्फ एक उस हादसे की वजह से। क्या उनकी जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं हो सकती थी, जहां उन दोनों की अपने बच्चों के साथ हैप्पी एंडिंग होती? आखिर क्यों यह सब कुछ क्यों हो रहा है उनके साथ? शुभी को अपने सीने में दर्द महसूस होता है। वह अपनी लाइफ में ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी है। पता नहीं वह जी ही किस चीज के लिए रही है। शायद उम्मीद में कि क्या पता उसकी बेटियां जिंदा हो, क्या पता कभी उनके सामने आ जाए, क्या पता। शुभी अपने मोबाइल फोन उठाकर देखती है और गैलरी में एक खास फोटो पर उसकी नजर पड़ती है। वह पर्ल की फोटो थी। जब वह केक खा रही थी, चुपके से शुभी ने उसकी फोटो ली थी। उस फोटो को देखते हुए शुभी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फोटो पर एक नरम मुस्कुराहट आ जाती है। किसी मासूम
थी वो लड़की। वह लड़की को देखकर शुभी को कितनी ममता भरा एहसास हो रहा था। शुभी के होठों से उसका नाम निकल गया, पर्ल। अगस्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था, सामने पड़ी फाइल पर हाथ में लिए हुए पेन से सिग्नेचर कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज हुई। उसने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसका हाथ हवा में ही रुक गया और दिल जरा सा जोर से धड़कने लगा। शुभी चलकर अंदर आई। उसे देखकर अगस्त एक पल के लिए तो नजरें उस पर ही ठहर गई, मगर जल्द ही अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए उसने अपनी नजरों को उसके ऊपर से हटा लिया। शुभी अगस्त से बोली, तुमने मुझे बुलाया? शुभी की आंखें हमेशा ही की तरह ठंडी थी। अगस्त को देखकर एक वक्त था जब उसकी आंखें चमक जाया करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वह चमक एक लंबे वक्त से गायब हो चुकी है। जिन आंखों में हमेशा प्यार भरा रहता था, वह अब सिर्फ ठंड से भरी रहती हैं और अगस्त को याद दिलाती है कि वह अपनी शादी और अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। एक गहरी सांस लेकर वह अपने अंदर के दर्द भरे जज्बातों को पीछे धकेलता है और शुभी को बैठने का इशारा करता है। शुभी चुपचाप अपोजिट साइड वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। अगस्त शुभी से थोड़ा नॉर्मल आवाज में कहता है, हमें स्विट्जरलैंड जाना होगा हम दोनों को। अचानक अगस्त की बात सुनकर शुभी थोड़ा हैरान और कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन स्विट्जरलैंड क्यों? अगस्त ने जवाब दिया, हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके लिए हमें स्विट्जरलैंड जाना होगा। हमें वह प्रोजेक्ट खुद सुपरवाइज करना है और मेरे साथ तुम्हारा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो। मैं तुम्हें फ्लाइट डिटेल मेल भेज दूंगा, तुम पैकिंग शुरू कर दो, हम कल निकलेंगे। उसके बाद दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती और दोनों खामोशी से बैठे रहते हैं। अगस्त का ध्यान अपनी फाइल में रहता है और शुभी चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। अगस्त का ध्यान अपनी फाइल में रहता है और शुभी उसे ऐसे ही देखती रहती है। अगस्त को ये महसूस हो जाता है कि शुभी उसे देख रही है, लेकिन वह नज़र उठाकर उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता, बस फाइल में ही देखता रहता है। शुभी नोट करती है कि अगस्त के चेहरे का रंग काफ़ी फीका सा पड़ने लगा है। अचानक चेहरे का काला हो रहा है, हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही। क्या ये ठीक से खाना भी खाता है या नहीं? आराम भी करता है या नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे बीमार है। अगस्त ने को ऐसे देखकर शुभी को ना जाने क्यों अजीब-सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समायरा की कही बातें याद आ रही थी। अगस्त अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग उसकी कंटिन्यूअस हो गई थी। ठीक से खाना नहीं खाता, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। यह सब याद करते ही उसके सीने में दर्द और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगस्त से जब देखता है कि शुभी अब तक वहीं पर बैठी हुई है तो फाइनली पूछ ही लेता है और कुछ? शुभी ना में अपना सर हिला देती है। थोड़ा-सा ऑकवर्ड होकर वह खड़ी होकर जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए लंच बॉक्स पर पड़ती है। यह लंच बॉक्स उसी ने भिजवाया था। वह हर रोज़ 2 टिफ़िन लेकर आती थी। जब से उसे पता चला कि अगस्त अपने खाने का ध्यान नहीं देता, तब से वह उसके लिए खुद लंच लेकर आती है और पियोन के हाथों भिजवा देती है। तभी अचानक उसे याद आता है, वह पलटकर अगस्त की तरफ देखती है। वह कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी अचानक वह देखती है कि अगस्त सिगरेट को मुंह में रखकर लाइटर पॉकेट से निकाल रहा था। शुभी के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। अगले ही पल वह अगस्त के पास आकर उसके मुंह से सिगरेट निकालती है और फिर अपने हाथों में उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक देती है। अचानक उसकी की गई हरकत से अगस्त हैरान और स्पीचलेस हो जाता है। सुबह इरिटेट होकर बोली, अगर इसे नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन पियोगे तो जरूर मर जाओगे। पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यह सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? शुभी के गुस्से को देखकर अगस्त के फेस एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। वह सिर्फ तिरछा सा मुस्कुराकर उसे इतना कहता है, अच्छा है ना, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें बार बार मुझे फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम आराम से अपनी आगे की जिंदगी जी सकती हो। अचानक अगस्त की बात सुनकर शुभी हैरान हो गई और डिसबिलीव से उसे देखने लगी। आदमी आखिर कैसी बातें कर रहा है, मन ही मन सुबह सोचती है। और वो और अगस्त अब अलग हो चुके हैं। हाँ, शुभी उससे नाराज, बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन उसने कभी अपने बुरे से बुरे ख्याल में भी ये नहीं सोचा कि अगस्त को कुछ हो जाए। वह प्यार है उसका, उसका पति रहा है, उसके बच्चों का पिता रहा है, उसके बारे में कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगस्त फिर से सिगरेट के पैकेट को खोलता है, लेकिन शुभी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वह पूरा ही सिगरेट का पैकेट छीन लेती है। अगस्त यह देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कुर्सी से खड़ा होता है और थोड़ी ठंडी आवाज में कहता है, पैकेट मुझे वापस करो।
लेकिन शुभी भी ठंडी आँखों से उसे देख रही थी। अगस्त थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता है, वह पैकेट लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन शुभी हाथ को पीछे कर लेती है और वह ज़्यादा आगे आता है, लेकिन वह पैकेट उसे पकड़ में नहीं आता और ऐसा करते-करते वह एकदम से शुभी के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। शुभी खुद इस चीज़ से हैरान हो जाती है, दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। शुभी टेबल से लग गई थी और अगस्त बिल्कुल उसके जैसे ऊपर झुक गया था। एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे दोनों और दोनों के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। एक ही सेकंड में उन्हें ऐसा लगा जैसे वक़्त रुक सा गया, ठंडी सी हवाएँ चलने लगी, दोनों एक दूसरे की आँखों में डूब गए और अतीत के खूबसूरत लम्हों की सैर करने लगे। एक पल के लिए दोनों सब कुछ भूल गए, सब बस एक दूसरे को देखते रहे। आगत शुभी की आँखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? तुम तो चाहती हो ना तुम तो चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी नज़रों से दूर चला जाऊँ, फिर क्यों फ़िक्र हो रही है तुम्हें मेरी? शुभी काफ़ी ठंडी आवाज़ में आगत से बोली, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम हमेशा सिर्फ़ अपना अंदाज़ा लगाते हो। तुमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं असल में क्या चाहती हूँ। हमारे बीच में सब कुछ, सब तुम्हारी ही मर्ज़ी से होता है ना? खुद ही इमेजिन कर लेते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रही होंगी, मेरी बातों का क्या मतलब होगा, मैं क्या फ़ील कर रही होंगी। लेकिन कभी मुझसे पूछते हो कि सच में मैं क्या फ़ील करती हूँ? अपने आप को इस तरह मौत के करीब धकेल कर तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? मरने के बाद ज़िंदगी भर मुझे गिल्ट में डालना चाहते हो कि मेरी वज़ह से तुम मर गए? मैंने तुम्हें मार दिया। अगस्त तुरंत पीछे हो गया और शीशे की दीवार से बाहर की तरफ देखने लगा। मैं अपने साथ जो कुछ कर रहा हूँ, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ मैं हूँ और कोई भी नहीं। अपनी हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ़ मैं हूँ और उसका दोषी भी मैं ही हूँ और यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे पूरी तरह से अपना मुँह फेर लो, फिर चाहे मेरे साथ जो भी हो रहा हो। शुभी का गला जैसे भर सा आता है। मुँह फेर लूँ? ऐसे कैसे मुँह फेर लूँ मैं तुमसे? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसका हिसाब चुकाने के लिए तुम्हें अब तक ज़िंदा रहना होगा। जब तक मैं जी रही हूँ, मेरे साथ चले जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद तुम भाड़ में जाओ। मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है और ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। तुमने अपने बच्चों के ऊपर मुझे चुना। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मुझसे पहले मर कर इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूँगी अगस्त राव। मेरे साथ-साथ हमारे बच्चों की जुदाई के दर्द में तुम भी तड़पोगे मेरी तरह। मैं तुम्हें इस दर्द से इतनी आसानी से आज़ाद नहीं होने दूँगी। अगस्त सुबह की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें हमेशा इस बात की शिकायत रही है ना कि मैंने हमारे बच्चों के ऊपर तुम्हें चुना और ऐसा करके मैंने गलती की। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो शुभी खन्ना, अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा मौका देगी तो भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। फिर से उनके ऊपर तुम्हें ही बचाऊँगा। मुझे अपने किए गए फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं है। अपने बच्चों को खोने का दुःख मुझे भी है, लेकिन मुझे अपने किए गए फैसले का कोई अफ़सोस नहीं है और मैं बार-बार यही फैसला करूँगा। जितनी बार मुझे किस्मत मौका देगी, मैं यही फैसला करूँगा। शुभी अपने हाथों की मुट्ठियों को ज़ोर से कस लेती है। उसकी आँखें आँसुओं से भीग जाती हैं, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। अगस्त से बोलती है, हाँ, हो सकता है तुम्हारा दिल इतना मजबूत हो कि अगर अनामिका तुम्हें यह चॉइस देती, तो तुम मुझे मार देते बच्चों को बचाने के लिए, पर मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। मेरे लिए तुम हमारे बच्चों से पहले हो। मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर नहीं चुन सकता। शुभी बस और यह सब कुछ नहीं सुन सकती थी। गुस्से में उसने वहाँ पर रखे फ्लावर वास पर जोर से हाथ मारा और वह नीचे गिर गया। फिर वह वहाँ से चली गई बिना एक भी नज़र पीछे डाले। उसके जाते ही अगस्त अपने माथे को रगड़ता है। वह जानता है उसने शुभी को गुस्सा दिला दिया, लेकिन उसने जो कहा वह सच था। शुभी के ऊपर वह अपने बच्चों को नहीं चुन सकता था। शुभी उसके लिए सबसे पहले है, दुनिया में सबसे पहले, उसके अपने बच्चों से भी पहले। दिल में दर्द लेकर अगस्त सिर्फ इतना कहता, आई एम सॉरी बच्चों, अपने डैड को माफ कर देना, बट तुम्हारी मॉम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओजल आराम से घर की छत के ऊपर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे
की चमक कुछ फीकी सी पड़ गई थी। वो आराम से चुपचाप अकेली वहां पर खड़ी हुई थी। तभी पड़ोसियों की छत से उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। वो लोग डांस करते हुए इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे थे। उनको ऐसे देख ओजल के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। जब से उसे पता चला है कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हर चीज को देखने का उसका नजरिया ही मानो बदल गया हो। पहले उसे ये सब अनोइंग और टाइम पास लगता था। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि लाइफ में कुछ बन सके। अब लगता है कि पढ़ाई के साथ वो जी सब कुछ कर लेना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिलती है। कब जिंदगी की गाड़ी अपनी पटरी से प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगी, यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कोई वार्निंग भी नहीं होती। ओजल ने अपनी हैंगिंग स्किल पर बचपन से ही बहुत मेहनत की ताकि वो इतना अच्छा पैसा कमा सके कि वो और सिवा जिंदगी भर ऐश कर सके। और आज देखो, ऐश करने के लिए उसके पास लाइफ ही नहीं बची। पता नहीं ये कैसी बीमारी है और उसे कहाँ से लग गई, लेकिन मौत कभी न्योता देकर नहीं आती। आंखों में निराशा और उदासी लेकर ओझल खड़ी थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तू इधर क्या कर रही है? मैं तेरे को पूरी गली मोहल्ले में छान के आई, मालूम क्या? सिवा छत पर चढ़ जाती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि ओझल चुपचाप से खड़ी हुई। उसने ओझल से कहा, क्या बात है, आज तेरे थोपड़े पे 12 क्यों बजे हैं? ओझल एक गहरी सांस लेकर शिवा की तरफ देखती है। कुछ सेकंड तक वह उसे बस चुपचाप ऐसे ही देखती रहती है। वह जिस तरह से उसे लगातार देख रही थी, शिवा अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है और अचानक उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। ये तू मेरे को ऐसे कैसे देख रही है? ओझल आगे आती है और शिवा को हक कर लेती है। अचानक उसका हक करना उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। तभी उसे ओझल की आवाज़ सुनाई देती, थैंक यू शिवा, हर उस चीज़ के लिए जो तुमने मेरे लिए की। थैंक यू बचपन से लेके आज तक हमेशा मेरे लिए साथ रहने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए, ना सिर्फ मेरी बड़ी बहन बनने के लिए बल्कि मेरे माँ-बाप बनकर मेरा पूरा परिवार बनने के लिए। थैंक यू मेरे लिए पैसा कमाकर मेरा पेट भरने के लिए, मुझे एजुकेटेड करने के लिए, रहने के लिए छत देने के लिए और एक बड़ी बहन की तरह साथ देने के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू। ओझल की बातें सुनकर शिवा कंफ्यूज हो जाती है और हैरान भी। वह तुरंत उसके कंधे को पकड़कर उसे पीछे करती है और आंखों को सुकेड़ते हुए बहुत ही सीरियस नजरों से उसे देखने लगती है। ओझल चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। फिर शिवा अपना हाथ ऊपर उठाती है और ओझल के माथे पर उसकी गर्दन पर लगाकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, बुखार तो नहीं है तेरे को? फिर ये कैसी अजीब बातें कर रही है तू? हो क्या गया है तुझे? सर पर चोट लगी है क्या? दिखा मुझे, कहीं से खोपड़ी फुटवा कर आई है क्या? वह ओझल के सर को अपने हाथ में पकड़कर उसे ऊपर नीचे करके चारों तरफ चेक करती है। कहीं उसे कोई चोट वोट तो नहीं लगी? कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है। सिवा की हरकत देखकर ओझल हल्का सा मुस्कुरा देती है और चेहरे को सीधा करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ शिवा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवा ओझल से कहती है, तू ठीक नहीं है। अगर ठीक होती तो ऐसी अजीब अजीब बातें नहीं करती। आज अचानक हो क्या गया है तेरे को? भांग पी ली है क्या तूने? भांग पी के आई है या फिर चरस गांजा फूक कर रखा है तूने? ये बोलकर शिवा छत से नीचे कूद जाती है। एक गहरी सांस लेकर ओझल भी उसके साथ छत से नीचे कूद जाती है और दोनों आराम से टेरेस के किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके घर की छत से पूरी बस्ती साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन लोगों की छतें दिखाई दे रही थी, गली मोहल्ले दिखाई दे रहे थे। ओझल शिवा से बोली, मैंने ना कोई चरस गांजा फूका है और ना ही मैंने कोई भांग पी रखी है। मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि मैं सच में मानती हूँ शिवा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होती। ये बोलकर ओझल का चेहरा उतर सा जाता है। कुछ अतीत की चीजें को याद करके जैसे उसका मन बेचैन सा हो जाता है। अगर शिवा ने उस रात उन सारे लोगों से उसे नहीं बचाया होता जिन्होंने नशे की हालत में उसके पिता से उसे खरीद लिया था, तो पता नहीं उसके साथ वो क्या करते। आज शायद वो याद करती है उस चीज को तो किस तरह से रो रही थी, तड़प रही थी जब शिवा अपने हाथ में गड़ासा लेकर वहां पहुंच गई थी। उस वक्त वह काली माँ का भयानक रूप लग रही थी। ओझल के तो लगभग उन सभी लोगों ने कपड़े ही फाड़ दिए थे, बहुत मारा था उसे और उसके साथ गलत करने ही वाले थे। अगर शिवा उस वक्त नहीं पहुंचती तो शायद वो भी कट जाते, क्योंकि दरिंदों की नज़र में ना एक छोटी बच्ची मायने रखती है ना ही बूढ़ी औरत। उनके लिए तो वह एक शिकार से कम नहीं थी। उस वक्त ओझल को शिवा अपने एक गार्जियन एंजल की तरह लगी। शिवा ने उसे उन लोगों से बचाए,
हालाँकि वह रात का नज़ारा काफ़ी भयानक था। शिवा भी काफ़ी बड़ी नहीं थी, ओजल से कुछ ही साल बड़ी थी, लेकिन जिस तरह उसने नशे में डूबे उन लोगों को जान से मारा एक पल के लिए, तो ये सब देखकर ओजल भी दहल गई थी। ओजल ने शिवा की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी पूरी बस्ती पर नज़र मार रही थी। फिर मुस्कुराकर वह पीछे से आई और शिवा की अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपने चेहरे को रख लिया। शिवा ने हल्की सी गर्दन को तिरछा करते हुए कहा, ऐसे मत कर, कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा। शिवा की बात सुनकर ओझल ने मुस्कुराकर और भी ज्यादा उसे बाहों में बढ़ते हुए कहा, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू शिवा। शिवा अपनी आंखें रोल करती है और चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह चेहरा दूसरी तरफ करती है उसकी आंखें कुछ हद तक नरम हो जाती हैं और होठ हल्के से ऊपर हो जाते हैं। ओझल की तरह शिवा का भी उस दुनिया में कोई नहीं था। सड़क पर भटकती हुई, कचरे के डब्बे से खाना ढूंढकर खाती हुई, वह किस तरह से बड़ी हुई सिर्फ वही जानती है। उसे बस्ती में कुछ वक्त रहने के बाद ओझल से थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हुई थी, क्योंकि बस्ती का कोई भी बच्चा शिवा के नज़दीक आने से भी डरता था, लेकिन वह ओझल के साथ खेलती थी। उसके लिए वह उसकी छोटी बहन जैसी थी। शिवा ने ओझल को जब उन लोगों से बचाया, तो उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा उन लोगों को जान से मारने से पहले। वैसे भी इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। अगर वह जेल चली भी जाती तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वह ओझल के साथ गलत नहीं होने दे सकती थी। ओझल के पिता ने फाइनली मर्डर का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था और खुद जेल चला गया था। उसके बाद शिवा ने ओझल को सँभाला। ओझल के पिता के घर में दोनों रहने लगी। शिवा ने बहुत मेहनत करके एक-एक रुपया कमाया और ओझल का पेट भरा। वह खुद अनपढ़ रही, लेकिन उसने ओझल को पढ़ाया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ओझल उसकी तरह अनपढ़ गँवार रह जाए। ओझल के सर में उसके बालों में हाथ डालकर उसके सर को हल्का सा गोल घुमाते हुए शिवा ने कहा, चल चल कर खाना खा ले, मेरे को फिर किसी जरूरी काम से निकलना है। हल्का सा सर हिला देती है। थोड़ी देर बाद ओझल अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, सिर्फ कुछ डिम लाइट्स की हॉल की रोशनी आ रही थी। उसके सामने उसका लैपटॉप था। स्क्रीन पर फटाफट कोडिंग चल रही थी, जिस पर ओझल की नज़रें जमी हुई थी। तभी अचानक कुछ सेकंड के पॉज के बाद स्क्रीन पर एक पॉप अप मैसेज आता है। तो क्या सोचा तुमने? उस मैसेज को देख कर कुछ सेकंड के लिए ओझल की उंगलियां कीबोर्ड पर ठहर जाती हैं। कुछ देर तक उस मैसेज को घूरने के बाद फाइनली एक गहरी सांस लेकर वह एक मैसेज टाइप करती है, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, लेकिन पैसों में उतना ही लूंगी जितना मैं कहूंगी। तब स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश होता है, श्योर, तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे जितनी कीमत तुम बोलोगी, लेकिन काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इस काम के को करने के लिए पहले तुम्हें अपनी फैमिली को गुड बाय बोलना होगा, क्योंकि वहाँ जरा सी भी गलती और तुम इस दुनिया से ही गायब हो जाओगी। यह मैसेज पढ़कर ओझल फिर से एक सेकंड तक चुप हो जाती है। वह जानती थी कि वो जो काम करने जा रही है वो काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर उसे करना ही था। उसने टाइप करते हुए कहा, तुम पेमेंट का ध्यान रखो, अकाउंट डिटेल्स मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। यह बोलकर उसने फाइनली उस मैसेज को सेंड कर दिया। फिर लैपटॉप को बंद करके साइड में रख दिया। आराम से बिस्तर पर लेटी हुई एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख कर, हाथ को तकिए की जगह पर रखकर वह पूरे कमरे को देखती है। मेरे चले जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि शिवा इस झोपड़ी में ना रहकर एक बड़े मैंशन में रहे। मेरे लिए ये पैसे किसी काम के नहीं। शिवा को जाते-जाते एक लेविश ज़िंदगी देना चाहती हूँ। शिवा अपनी बाइक को लेकर एक लोकेशन पर पहुँचती है। उसने जीन्स शर्ट पहन रखी थी। शर्ट की स्लीव्स को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड किया हुआ था। चेहरे पर हेलमेट लगाया हुआ था, जिससे उसकी डार्क आँखें शीशे के अंदर से पूरे एरिया को स्कैन कर रही थी। उसके बाद वह फटाक से अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है। लोकेशन वहीं पर है, जहाँ पर उसे आना था। फिर वह तुरंत एक नंबर पर कॉल करती है और दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज़ आती है, हाँ, क्या तुम वहाँ पर पहुँच गई हो जहाँ पर तुम्हें इस वक्त होना चाहिए? शिवा ने जवाब दिया, हाँ, अपुन इधर पहुँच गई है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ध्यान रहे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। शिवा ने जवाब दिया, शिवा जिस काम के पैसे लेती है ना, फिर उस काम को चौकस 100% होशियारी के साथ करती है। टेंशन नहीं लेने का, तू बस अपन के पैसे का ध्यान रख। उसके बाद वह कॉल कट कर देती है और इंतज़ार करती है एक गाड़ी का वहाँ पर आने का। अपनी पॉकेट से वह चाकू निकालती है, उसके बाद रुमाल से उसे साफ करने लगती है। उसने चेहरे से हेलमेट निकाल कर बाइक में टांग दिया।
तभी अचानक उसे वह गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई देती है, जिसके लिए वह वहाँ पर खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को देखकर उसके चेहरे पर तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है। चल बेटा शिवा, तैयार हो जा। वह अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करके हल्का सा चटकाती है और उसके बाद बाइक से खड़ी होकर रोड के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। सामने से आ रही गाड़ी अचानक से कुछ कदम की दूरी पर एकदम से रुक जाती है। शिवा तिरछी मुस्कुराहट के साथ चेहरे को नीचे रखती है। उसके हाथ कमर पर थे और उसकी आंखें हल्की सी शैतानी तरीके से डार्क हो गई थी। उसने अपनी पलकों को ऊपर उठाया, तभी गाड़ी का दरवाजा और खुला और कोई गाड़ी से बाहर निकला। हे, आर यू मैट? शिवा ने अपने चेहरे को ऊपर किया और जैसे ही उसने अपने चेहरे को ऊपर करके सामने गाड़ी के पास खड़े इंसान को देखा, एकदम से उसकी शैतानी मुस्कुराहट जैसे गायब सी हो गई और आंखों में हैरानी सी नजर आने लगी। दूसरी तरफ गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा हुआ सिद्धार्थ जब शिवा को देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह थोड़ा गौर से देखता है, जैसे उसकी शक्ल को अच्छे से देख रहा हो, कुछ कंफर्म करने के लिए। तभी अचानक उसकी आंखें कुछ बड़ी सी हो जाती हैं। यह तो वही लड़की है। सिद्धार्थ गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और चलता हुआ शिवा के पास आता है। शिवा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और अचानक उसे पहली बार कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसने लंबे वक्त से महसूस नहीं किया था। दिल बहुत दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। उसका दिल सीने में ज़ोर-ज़ोर से उछलने लगा था। उसके कानों तक उसके दिल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह हैरान होकर सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अपना सलाइवा गटक लिया। पहली बार अपनी आँखों के सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर उसकी नज़रें जैसे सिद्धार्थ के चेहरे पर जम गई थी। सिद्धार्थ चलता हुआ उसके करीब आ रहा था। जैसे-जैसे वह उसके करीब आ रहा था, वैसे-वैसे शिवा के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। तभी अचानक होश में आते हुए हैरानी से अपने मन में अपने आप से बोली, ये मैं क्या कर रही हूँ और ये मेरा दिल इतना ज़ोर-ज़ोर से काहे उछल रहा है? बाकी के लौंडों से तो मस्त चिकना है यार। शिवा तुरंत अपने बेतुके से ख्यालों से बाहर आती है और अपना गला साफ करके चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। लेकिन सिद्धार्थ की तरफ देखकर अब भी उसकी आंखें उसके हैंडसम से चेहरे से हट नहीं रही थी। सिद्धार्थ शिवा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवा अचानक सिद्धार्थ के सवाल से हैरान रह गई। उसने अपने लेफ्ट राइट और पीछे की तरफ देखा। यह किससे बात कर रहा है? उसकी इस हरकत को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, क्या देख रही हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज में हैरानी साफ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवा अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बोली, तू अपुन को कैसे जानता है? शिवा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये उसे कैसे जानता है। सिद्धार्थ ने आंखें रोल की और कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ। और तुम्हारी चोट का क्या हुआ? तुम अचानक बिना बताए चली गई हॉस्पिटल से। तुम्हारी चोट ठीक तो है ना? अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? आर यू ऑलराइट? सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवा और भी कंफ्यूज होकर अपने सर को खुजाते हुए अपने मन में बोली, इसने अपुन की चोट के बारे में कैसे पता? हो क्या रहा है? कौन है ये छोकरा? शिवा सिद्धार्थ से बोली, तू अपुन को कैसे जानता है और तेरे को अपुन की चोट के बारे में कैसे पता? शिवा सिद्धार्थ से बोली, तू अपुन को कैसे जानता है? बता, कैसे जानता है तू अपुन को? सिद्धार्थ अपनी एब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई? शिवा और भी कंफ्यूज हो जाती है। क्यों? तू मेरी मौसी का लड़का है जो मैं तुझे याद रखूंगी? कौन है तू? सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट। उस वक्त तुम्हारी हालत इतनी खराब थी, शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था, जिसकी गाड़ी में बैठकर जिसकी गर्दन पर तुमने चाकू रखा था, याद आया? सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवा की आंखें बड़ी हो गई और वह एकदम से चिल्लाकर बोली, तो वो लड़का तू था? सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया और फिर हाँ में अपना सर हिला दिया। वैसे प्यार से मदद मांगती तो भी मैं तुम्हें अस्पताल तक ले जाता, पर तुम्हारा मदद मांगने का तरीका काफी खतरनाक था। बाय द वे, अब कैसी हो तुम? तुम्हारा जख्म भरा या नहीं? और इतनी तेज धूप में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। भैंस की आंख, ये क्या हो गया? अब क्या करूं? थोड़ा awkward होकर शिवा इधर उधर देखने लगी और फिर कहती है, वो अपुन यहाँ पर। शिवा अपने गर्दन नीचे करने लगती है। वह जमीन पर यहाँ वहाँ देख रही थी। उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर बोला, उस तरह बाहर घूमो गी तो
तुम्हारा जख्म और भी ताज़ा हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आराम करो। तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? शिवा ने तुरंत ना में सर हिलाया और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। फिर उसने अपने होठों को दाँतों के नीचे दबा लिया। अरे यार, ये कैसे बोले? धर्म संकट में फँस गई अपुन। इसको कैसे मारूँ जिसने अपुन की जान बचाई, लेकिन अपुन ने नहीं मारा तो कोई और इसको टपका देगा, क्या करूँ? एहसान और फर्ज के नीचे दब गई है अपुन। क्या करे यार? अब अगर इसके हाथ पैर तोड़ दिए तो अपुन की आत्मा अपुन को मरते दम तक गाली देगी, और इतने चिकने छोकरे का हाथ पैर टूटा हुआ इतनी खराब लगेगा। शिवा को अपने ख्यालों में खोया हुआ देख सिद्धार्थ एकदम से उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, अरे क्या तुम ठीक हो? अचानक जैसे ही सिद्धार्थ ने शिवा के कंधे पे हाथ रखा, शिवा की आंखें बड़ी हो गई। एकदम से उसे महसूस हुआ जैसे उसकी बॉडी में 440 वोल्ट का झटका लगा हो और उसके कान गर्म हो गए। उसने पलकों को 4-5 बार झपकाया, हाथ की तरफ देखते हुए, और फिर अपना सलाइवा गटक के नजरों को दूसरी तरफ कर लिया। उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। सिद्धार्थ ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, धूप की वजह से तुम्हारा पूरा चेहरा लाल पड़ गया है, बिल्कुल टमाटर की तरह। तुम चलो, मैं तुम्हें कहीं छोड़ देता हूँ। अपनी गर्दन को खुजाते हुए शिवा ने तुरंत कहा, नहीं अपुन ठीक है, अपुन चली जाएगी, थैंक यू। उस रात मदद करने के लिए। सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं। तुम पक्का चली जाओगी ना? शिवा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। सिद्धार्थ हल्का सा अपना सर हिला देता है। ओके देन, ख्याल रखो अपना। वह पलटकर जाने लगता है कि तभी अचानक शिवा बोल पड़ती है, अच्छा सुन। सिद्धार्थ के कदम रुक जाते हैं और वह पलटकर शिवा की तरफ देखता है। शिवा अब काफी ऑकवर्ड फील करती है कि उसे उससे कुछ बोलना चाहिए या नहीं। एक तरफ तो उसका मन कर रहा था कि सिद्धार्थ को सब बता दे, दूसरी तरफ नहीं भी कर रहा था, लेकिन अलर्ट तो करना जरूरी है वरना कुछ भी हो सकता है। शिवा उसकी तरफ चुपचाप देख रही थी और सोच रही थी कि क्या करे। सिद्धार्थ ने कहा, क्या? हाँ, क्या हुआ? शिवा सिद्धार्थ से बोली, वह भी थोड़ा हिचकिचाते हुए। वो अपुन को तेरे को पता है अपुन इधर यहाँ पर क्यों है? सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया। नहीं, शिवा ने कहा, वो मैं इधर तेरे लिए आई थी। यह सुनकर तो सिद्धार्थ और भी ज्यादा कंफ्यूज होकर बोला, मेरे लिए? क्या मतलब? शिवा कुछ सेकंड तक चुप रही और अपने मन ही मन खुद से बोली, अबे सोच क्या रही है? अब मन बना ही लिया है तो बोल ही दे। इसने तेरी जान बचाई है और बोले तो तेरा फर्ज है, बनता है इसकी जान बचाने का। शिवा ने गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ से बोला, देख मेरी बात को अच्छे से सुन ले। मेरे को इधर एक आदमी ने भेजा है तेरे को टपकाने के लिए। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरान और कंफ्यूज होकर बोला, क्या? क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कहाँ से क्या टपकाना है? सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवा अंदर ही अंदर इरिटेट होकर बोली, इस साले की शक्ल और अक्ल में इतना फर्क क्यों है? मैं इसको सीधा सीधा बोल रही है कि मैं इसको टपकाने के लिए आई हूँ। इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? शिवा ने सिद्धार्थ से कहा, किसी ने मेरे को तेरे नाम की सुपारी दी है। अब समझा? सिद्धार्थ हैरान हो गए। शिवा ने कहा, देख मेरा बिजनेस करने का तरीका बोलता है कि मेरे को जिस काम की पेमेंट मिलती है मेरे को ईमानदारी से उस काम को पूरा करना होता है, लेकिन क्योंकि तूने मेरी जान बचाई है तो अपन को तेरा एहसान भी चुकाने का मांगता है, तो इसलिए मैंने तेरे को बताया। तभी अचानक सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन थोड़े कठोर हो जाते हैं। वह पूछता है, तुम्हें यहाँ पर किसी ने मुझे मारने के लिए भेजा है? लेकिन किसने और क्यों? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो कि वह कौन है? शिवा अपने आईब्रोज को खुजाते हुए बोली, देख अपन को इतनी कोई खोज खबर नहीं है। उसने अपन को पैसे दिए और तेरे को तोड़ने फोड़ने का काम दिया, बस इससे ज्यादा अपन को कुछ पता नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से बाहर निकलकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। सिवा सिद्धार्थ से बोली, तू मेरी जान बचाई है तूने, इसलिए एहसान का बदला एहसान करके चुकाया है। तेरी जान बख्श के अपना एहसान बराबर हुआ। और ध्यान रखना, आगे से सावधान रहना। और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अपने साथ वह लौंडे लपाटे नहीं रखता क्या? वह होते हैं ना लंबे लंबे हट्टे कट्टे, क्या बोलते हैं उनको? अरे वह हाथ में बड़ी बड़ी बंदूक रखते हैं वह। तभी सिद्धार्थ ने कहा, बॉडीगार्ड? शिवा ने तुरंत कहा, हाँ वही। तू रखता क्यों नहीं उन्हें बे, उनको अपने साथ में? बेटा अपनी जिंदगी को इतना हल्के में मत लो। किसी दिन कोई उल्लू की तरह तेरी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा जाएगा, तब पता चलेगा, तब चल जाएगा तुझे पता। अपन
अपुन बोल रहा है ना, अपुन की बात मान। शिवा वहाँ से चली जाती है, सिद्धार्थ कन्फ्यूज़न में खड़ा रहता है। जैसे ही बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है, सिद्धार्थ शिवा की तरफ देखता है जो ऑलरेडी बाइक स्टार्ट कर चुकी थी। सिद्धार्थ तुरंत भागकर उसके पास आता है और एकदम से उसकी बाइक के हैंडल को पकड़ लेता है। शिवा को यह देखकर थोड़ी हैरानी होकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ शिवा से बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या सचमुच तुम्हें किसी ने मेरे नाम की सुपारी दी थी? शिवा एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलेगी? तू कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम उस आदमी के बारे में कुछ जानती हो जिसने ये किया है? शिवा ने ना में अपना सर हिला दिया। सॉरी, पर अपुन अपने क्लाइंट का थोपड़ा रिल नहीं कर सकती। वो क्या है ना, धंधे में लॉयल्टी भी एक चीज होती है जिसे हमें पूरी करनी होती है। सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, धंधा? तुम काम क्या करती हो? शिवा ने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए कहा, अभी तक तेरे को समझ में नहीं आया? सुपारी लेने का काम करती है अपुन, और मेरी आज की सुपारी बेकार हो गई तेरी वजह से। मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया। सिद्धार्थ हैरान था, वाकई में कोई लड़की इस तरह से गुंडागर्दी का काम आखिरकार कैसे कर सकती है? पर फिलहाल उसका कंसर्न ये नहीं था। उसने तुरंत शिवा से कहा, ऑल राइट, तो अगर मैं तुम्हें उसका फेस रिलीव करने के पैसे दूं तो क्या तुम ये करोगी? अचानक पैसों का नाम सुनकर शिवा सिद्धार्थ की तरफ देखती है, कुछ सेकंड तक चुप रहती है और फिर फाइनली कहती है, ओके ठीक है, पर ये भी डिपेंड करता है कि तू मेरे को कितना बड़ा अमाउंट देगा। वो क्या है ना, लॉयल्टी बहुत महंगी बिकती है। सिद्धार्थ ने कहा, बस तुम मुझे उसका चेहरा दिखाओ, तुम जितनी भी कीमत बोलोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। शिवा अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकालती है, मोबाइल में फ़ोन में कुछ ढूंढती है और फिर उस स्क्रीन को सिद्धार्थ की तरफ करते हुए कहती है, इसने। सिद्धार्थ मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक चेहरा देखता है। इस चेहरे को वो बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था। ये बिजनेस की दुनिया में उसके पिता का राइवल है। इसे देखकर सिद्धार्थ की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। रात के टाइम पर समायरा के घर में डिनर की तैयारी की जा रही थी। वह काफी खुश और एक्साइटेड लग रही थी। सारा सामान वह खुद तैयार करवा रही थी। सारे शेफ किचन में अच्छे से अच्छा खाना बनाने में लगे हुए थे। समायरा ने उनसे जाकर कहा, जो जो डिश मैंने तैयार करवाई थी वह सब तैयार है ना? थोड़ी देर में डिनर शुरू हो जाएगा। खाना एकदम गर्मा-गर्म होना चाहिए और कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारे नौकरों ने अपना सर हिलाया। समायरा अपने बेडरूम में जाती है तैयार होने के लिए, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से करीब खींच लेता है। जानी-पहचानी मजबूत सी बाहों में आने के बाद समायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब उसकी नज़रें अपने ओहो! ओ सेक्सी हैंडसम की आँखों से टकराती है, पीयूष समायरा की बाहों में लेते हुए बोला, अरे डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से काफ़ी तबीयत खराब है, ज़रा इस मरीज़ को भी देख लीजिए। पीयूष की बात सुनकर शमायरा अपनी आईब्रोज़ को ऊपर करती हुई एक प्लेफुल सी स्माइल के साथ बोली, अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है मेरे पेशेंट को? पीयूष ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, शरीर में विटामिन ए की बहुत कमी हो गई है। समायरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, विटामिन ए? समायरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, विटामिन ए की कमी? पीयूष हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, विटामिन अटेंशन, मेरी बीबी की अटेंशन, जो बिल्कुल खत्म हो गई है मेरे लिए। मेरे बेटे के आने की खुशी में इतनी बिजी हो गई है कि अपने मासूम से हस्बैंड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया तुमने। दिस इज नॉट फेयर, हाँ? यह बोलकर पीयूष अपना मुंह बना लेता है। उसका बना हुआ मुंह देखकर समायरा अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, कम ऑन पीयूष, इट्स नॉट लाइक हम पहले की तरह जवान हैं क्या? क्या तुम भी ये टीनेजर वाली हरकतें करते हो? सो कॉल्ड जेलस हस्बैंड। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा आज घर आ रहा है। खुश होने की बजाय तैयारी में मेरी मदद करने की जगह तुम मुझे अपनी जेलसी दिखा रहे हो। पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा, जब से वो पैदा हुआ है ना, उसने मेरे हिस्से का 70% प्यार और अटेंशन छीन लिया है, और अब मैं उससे जेलस भी ना हूँ। समायरा हल्का सा हंस देती है। उसका हस्बैंड बच्चों जैसा मुंह बनाए हुए काफी क्यूट लग रहा था। उसने पीयूष के गले में बाहें डाली, उसे करीब किया और कहा, मेरे लिए तुम सबसे पहले हो। अंबर हमारे प्यार की निशानी है। उसके आने से हमारा प्यार कम नहीं हो सकता, सिर्फ बढ़ ही सकता है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। हाँ, बस तुम्हारी भूख थोड़ी बढ़ गई है। उम्र के साथ साथ तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हो। ये सुनकर पीयूष उसकी कमर
पकड़कर एकदम से करीब करता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा उम्र के साथ साथ? हेलो, हम दोनों अभी भी जवान हैं और इसका सबूत तो मैं तुम्हें हर रात देता ही हूँ। जब तक तुम थक कर मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ने लग जाती ना। पीयूष की बातें सुनकर समायरा का चेहरा लाल हो जाता है। उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, शट अप। क्या कुछ भी बोल रहे हो? चलो अब जल्दी से नीचे चलो, बाकी सब लोग भी आने वाले होंगे, तैयारी करनी है। मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ, ओके? उसके बाद वह आगे बढ़ती है और पीयूष के होठों पर किस कर देती है। पीयूष मुंह बनाकर बोला, थोड़ा लंबा करो ना। समायरा ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, रात का इंतजार करो। उसके बाद उसकी बाहों से आजाद होकर बाथरूम में चली गई। पीयूष एक गहरी सांस लेकर बोला, अब ये रात कब होगी यार? फिर वह बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और अंबर गाड़ी से बाहर निकलता है। उसका हैंडसम सा चेहरा अपने घर को देखकर और भी ज़्यादा फ़ील होता है, चमक जाता है। फाइनली वह अपने घर वापस आ गया था, अपने मॉम डैड के पास। उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, अपना बैग तक लेने का होश नहीं था और वह सीधा भागते हुए घर की तरफ गया। घर के बाहर पहुंचकर उसने दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर दरवाजे को खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ नज़र आने लगा। अंदर काफ़ी अंधेरा था। अजीब बात है, क्या घरवालों को पता नहीं कि मैं आने वाला हूँ, या अचानक इतना अंधेरा क्यों है घर में? थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए अंबर ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, एकदम से लाइट्स ऑन हुई और चिल्लाने की कुछ आवाज़ें गूंजी। वेलकम होम! जोर से स्पार्कल्स उड़े, आसमान से पंखुड़ियाँ अंबर के ऊपर बरस गई। अंबर ने जब यह सब देखा तो वह हैरान हो गया, लेकिन उसकी आंखें चमक गई। उसके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा था और सब उसका वेलकम कर रहे थे। कबीर, उसकी फैमिली, गौतम, उसकी फैमिली, सुबह, अगस्त और सारे बच्चे भी मौजूद थे। अंबर खुश होकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले जाकर वह समायरा और पीयूष को जोर से हक कर लेता है। मॉम डैड, आई मिस यू सो मच। दोनों भी उसे कस के हक कर लेते हैं। और उसके बाद अंबर सबसे हक करता है। जब वह आरुष के पास जाता है तो दोनों एक दूसरे को जबरदस्त हैंडशेक करते हैं और फिर हल्का सा हंस देते हैं। वह कबीर के पास जाता है तो कबीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वेलकम होम रॉक स्टार। टू बी कंटिन्यू। कमेंट करना ना भूले दोस्तों। हर हर महादेव।